Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team at Sparkle, and today is the day 11 of our pharmacology course. In this video, we are going to discuss about two important diseases. The first one is irritable bowel syndrome and the second is inflammatory bowel disease. These two diseases are entirely different from each other. अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अगर हम पहले बात करें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें जो बाउल मूवमेंट है वो हमारे पास ऑल्टर करेगी। जो बाउल मूवमेंट है ये हमारे पास ऑल्टर करेगी तो पेशेंट को दो कंडीशंस आ सकती हैं। या तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो डायरिया डोमिनेंट होगी, पेशेंट को जो है वो ज़्यादातर कंप्लेंट डायरिया की रहती होगी, या तो जो है वो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट होगा, यानी कि जो कंप्लेन है वो कॉन्स्टिपेशन की होगी। तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट है वो हम इन दोनों जो है वो कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स को एरेडिकेट करने के लिए कर रहे होते हैं। और तीसरा जो है वो हम ट्रीटमेंट करते हैं फॉर द पेन रिलीफ। पेन के लिए जो है वो हम एंटीकोलिनर्जिक वगैरह जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन होता है और इसके अलावा जो बाउल हैबिट्स हैं वो हमारे पास ऑल्टर करती हैं, जिसकी वजह से या तो डायरिया होता है या तो कॉन्स्टिपेशन होता है। अब अगर हम डायरिया डोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात करें तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं फॉर डायरिया डोमिनेंट प्रॉब्लम लोपेरामाइड, फेरोटोजिन एंड इल्यूक्सोफडोलिन। ये जो है वो हम डायरिया के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। देन अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो लेक्सेटिव्स, ल्यूबिप्रोस्टोन, लिनेक्लुटाइड और फ्लूकैलोप्राइड, ये जो है वो हम ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेन रिलीफ के लिए हम सिंपल एंटीकोलिनर्जिक्स वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में जैसे कि नाम जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर क्या है, इन्फ्लेमेशन है। अब इसमें जो है वो हमारे पास जो इम्यून सिस्टम होता है बेसिकली उसका कोई डिसफंक्शन होता है, जिसकी वजह से इम्यून मीडिएटेड जीआई ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन होती है इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल एंटीजेंस इन द इंटेस्टिनल ल्यूमेन। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, एक होती है क्रॉन्स डिजीज़ और दूसरी होती है हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है वो फ्रॉम माउथ टू द एनस, किसी भी पार्ट में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, फ्रॉम माउथ टू एनस। और जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि स्पेसिफिकली ज़्यादातर जो है वो रेक्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसकी जो है वो ये बात करें कि इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो कितनी होती है, तो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर किसी भी कोलोन कैंसर का रिस्क नहीं होता, जबकि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम कैन लीड टू द कोलोन कैंसर्स। अब हम इसकी ड्रग्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं अमाइनो सैलिसाइलेट्स। अमाइनो सैलिसाइलेट्स में जो मेन हमारा कंपाउंड है ये है हमारा 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड। 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड जो है ये हमारे पास मेन एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको अलोन देते हैं बाय ओरल रूट तो 80% जो है ये हमारी जो है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और कोलोन तक जो है वो नहीं पहुंचता है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि इसको किसी कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फापायरिडीन, ऑल्सालेजीन और बेल्सालेजाइड। ये जो है हम इनर्ट कंपाउंड्स इसके अंदर यूज़ करते हैं ताकि हम इसको कॉम्बिनेशन में दें ताकि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन में जो है वो डिक्रीज हो और कोलोन तक जो है वो ये पहुंच जाए। इंक्रीज कंसंट्रेशन इन कोलोन, ताकि जो हमारी एब्जॉर्प्शन थी प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन में वो कम हो और जो कंसंट्रेशन है ड्रग की इन कोलोन वो इंक्रीज हो। अब इसके बाद जो है 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड विद द कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली हम देंगे इसको विद द इनर्ट कंपाउंड, ठीक है। उसको हम एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं फॉर माइल्ड टू मॉडरेट अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके अलावा इसके जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं,
ये जो है वो नोजिया, वॉमिटिंग कॉज कर सकता है, जीआई अपसेट कॉज कर सकता है, बोन मैरो सेपरेशन कॉज कर सकता है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी भी ये कॉज कर सकता है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड ग्रुप है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अच्छा, इसके अंदर हम बेसिकली इन्फ्लेमेशन को इरेडिकेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे पास इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड ब्यूटिसनाइड। तो इन स्टीरॉयडल ड्रग्स को जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बाद हमारे पास कुछ बायोलॉजिक एजेंट्स आते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्लास आती है TNF अल्फा इनहिबिटर। ये जो है वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल है इन्फ्लिक्जिमाब और एडेलिम्यूमाब। इसको जो है वो हम मॉडरेट टू सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसको हम एज अ सेकेंड लाइन थेरेपी यूज़ करते हैं उन पेशेंट के अंदर जो 5 अमाइनो सैलिसाइलेट जो है उससे अनरिस्पॉन्सिवनेस हो, या फिर जो है वो डिपेंडेंट हो चुके हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पर, देन जो है वो हम इसकी तरफ आते हैं। देन हमारे पास है अल्फा 4 इंटीग्रिन इनहिबिटर। अल्फा 4 इंटीग्रिन जो है वो बेसिकली लिम्फोसाइट की माइग्रेशन करवा रहा होता है टुवर्ड्स द इन्फ्लेमेशन साइड। तो हम जो है वो इसको इनहिबिट करते हैं ताकि जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारे पास कम हो सके। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसके हेडेक, फटीग, नोजिया एंड मस्क्यूलोस्केलेटल पेन। इसके बाद हमारे पास है लास्ट में IL-12-23 इनहिबिटर्स। ये जो है हमारे पास साइटोकिन IL-12 और 23 को इनहिबिट करते हैं, जो कि हमारे पास लिम्फोसाइट एक्टिवेशन करवा रहा होता है। लिम्फोसाइट एक्टिवेशन करवा रहा होता है, उसको ये क्या करते हैं, ये इसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। इसके अगर हम कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें आता है हेडेक, इन्फेक्शन, नोजिया एंड नेजोफेरेंजाइटिस। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्लास आती है इन डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए, ये हमारे पास इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स में हमारे पास 2 एग्जांपल हैं, मीथोट्रिक्सेट और थायोप्यूरिन। मीथोट्रिक्सेट जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं IM और सबक्यूटेनियस फॉर एफिकेसी इन क्रॉन्स डिजीज़। इसको जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ क्रॉन डिजीज़ के अंदर यूज़ करेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है वो इसका कोई खासा इफेक्ट नहीं है। इसके बाद अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात की जाए तो हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आर द कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मीथोट्रिक्सेट। इसके बाद थायोप्यूरिन जो है ये भी हम ओरल मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारे पास कंसिडर की जाती है फर्स्ट लाइन एज मोनोथेरेपी फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन। लेकिन इसका जो यूज़ है वो कुछ हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटीज़ ऐसी होती हैं कि कुछ जो है इसका लिमिटेड यूज़ भी होता है। फॉर एग्जांपल ये बोन मैरो सेपरेशन करवाता है, और जिस पेशेंट में जो है वो ये यूज़ करेंगे उसके अंदर हम लाजमी जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे CBC की और LFT। ये 2 टेस्ट जो हैं वो उस पेशेंट के लाजमी मॉनिटर किए जाएंगे ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ थायोप्यूरिन। तो ये थी हमारे पास जो है वो ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज कोलीलिथिएसिस। कोलीलिथिएसिस जो है ये क्या होता है? कोलीलिथिएसिस इज कॉमनली नोन एज गॉल स्टोन डिजीज। ठीक है, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स हो जाए हमारे पास, या फिर जो है वो कॉमन बाइल डक्ट के अंदर जो है वो गॉल स्टोन्स हो जाए, तो उनको हम कहते हैं बेसिकली कोलीलिथिएसिस। Gallbladder stones are called as कोलीलिथिएसिस। अब ये एक स्टोन भी प्रेजेंट हो सकता है और 1 or more stones कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। गॉल स्टोन्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? बेसिकली हार्ड डिपॉजिट होते हैं। किसका डिपॉजिट होता है? ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड, बाइल, एंड कैन डिफर इन साइज। मतलब उसका जो साइज है वो भी जो है वो डिफर करता है, और उसकी जो शेप है वो भी हमारे पास डिफर कर रही होती है। अब गॉल स्टोन्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम से कंपोज होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम से जो है ये बने हुए होते हैं गॉल स्टोन्स। अच्छा, जिन पेशेंट को जो है वो क्रॉनिक गॉल स्टोन्स प्रेजेंट हैं तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू
सिस्टाइटिस। क्रॉनिक अगर ये कंडीशन हमारे पास रहती है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉलीसिस्टाइसिस। अब हमारे पास गॉल स्टोन्स की ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रीटमेंट इज़ बेसिकली सर्जरी इज़ रिकमेंडेड। बट अगर गॉल स्टोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं और वो कैल्शियम कंटेनिंग नहीं है तो कुछ हद तक पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ड्रग से भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं यूरसोडीऑक्सीकोलिक एसिड। इस ड्रग को जो है वो हम बेसिकली गॉल स्टोन्स को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड और रेयर होता है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अरसे तक लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इसकी ट्रीटमेंट चलती है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर रीअकरेंस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रेफर मोस्ट कॉमनली यही किया जाता है कि सर्जरी से जो है वो गॉल स्टोन्स को रिमूव कर दिया जाए। सर्जरी जो है वो हमारे पास की होल सर्जरी जो है वो रिकमेंडेड होती है। इसके अलावा एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी, ये हमारे पास जो है वो सर्जरी ऑप्शंस होते हैं जिनके ज़रिए गॉल स्टोन्स को जो है वो रिमूव किया जाता है। सो ये था हमारे पास कोलीलिथिएसिस का जो है वो टॉपिक। इसके बाद जो है वो हम असाइनमेंट की तरफ आ जाते हैं। असाइनमेंट की अगर बात कर लें तो कोई भी जो है वो आपको 3 पीपीआई और 3 H2 ब्लॉकर्स के जो है वो ब्रांड नेम्स लिखने हैं अलॉन्ग विद द जेनेरिक। 3 डिफरेंट जेनेरिक्स होंगे, 3 डिफरेंट ब्रांड नेम्स होंगी, ठीक है। वो आपको जो है वो अपने असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करना है इन द कमेंट सेक्शन विथ योर नेम एंड रोल नंबर। 3 PPI generic with brand, 3 H2 blocker generic with the brands. So this is the assignment जो आपको अपने नाम और रोल नंबर के साथ मेंशन करना है इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।